नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पे। आज मैंने टॉपिक उठाया है भारत पर अरब आक्रमण, अरब इन्वेजन इन इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं और मैंने यहाँ पे बहुत ही मैप के थ्रू भी, ठीक है, और जो मेन जो पॉइंट्स हैं वो सारा यहाँ पे मैंने एक जगह पे लिख रखा है, ठीक है, ताकि आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये इसमें बहुत मेहनत तो लगाई है, लेकिन ये मेरा एम यही था कि अगर मैं हिस्ट्री को और ज्योग्राफी को मैप के थ्रू ज़्यादा पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो दिमाग में बैठ जाता है। मैप जो है आपको पता होता है कि हाँ ये इधर से कोई आया था, हाँ ईरान से कोई आया था। अगर मैं ऐसे वर्बली बोलूँ तो समझ में शायद ना आए, लेकिन अगर मैप के थ्रू अगर हम बताएंगे यहाँ पे दिखा के बना के तो वो ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। और मेरा मेन एम यही होता है कि समझ में आए आपको। तो आज का जो टॉपिक है वो है मध्यकालीन भारत, ठीक है। मध्यकालीन भारत में हमको पढ़ना क्या होता है, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्परर। पहले दिल्ली सल्तनत पढ़ना होता है, फिर मुगल एम्परर। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 तक और मुगल एम्परर 1526 से लेके आप बोल सकते हो जब तक अंग्रेज़ नहीं आए थे 1600, या कभी कभी हम उसको 1857 तक भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, मैं चाहता तो वहाँ से भी स्टार्ट कर सकता था, क्योंकि मेनली हमें मध्यकालीन भारत में वही पढ़ना होता है, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्परर। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहला शासक था, आखिर वो आया कहाँ से और क्यों आया, कैसे आया, ठीक है। ऐसी क्या परिस्थितियाँ बनी थी, क्या ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी जिसके कारण जो है वो भारत की ओर आता है, ठीक है, और यहाँ पे फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। तो हमें उसका बैकग्राउंड समझना होगा। उसी के लिए ये मैंने आज यहाँ पे कुछ आपके लिए डायग्राम वगैरह के साथ, मैप के साथ लेकर आया हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, वो क्यों आया भारत, ठीक है, और किसके साथ आया, कब आया। तो आपको क्या करना क्या होता है इसमें, जब भी हम मध्यकालीन भारत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आपको 3 मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में पढ़ना होता है, 3, ठीक है। पहला अरब इन्वेजन यानी कि अरब आक्रमण जो मोहम्मद बिन कासिम करता है, ठीक है। दूसरा मोहम्मद गजनी, तीसरा मोहम्मद गौरी। लास्ट के जो दोनों मैंने नाम लिए वो तुर्क से थे। तो हमें दिल्ली सल्तनत के पहले 2 इन्वेजन पढ़ने होते हैं, चाहे कहीं से भी आप हिस्ट्री पढ़िए, ये 2 आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कौन कौन सा, एक तो हो गया आपका अरब आक्रमण, कि अरब का जो क्षेत्र था, ये आप यहाँ पे मैप आप देख रहे हैं, ये है मेरा प्यारा भारत, ठीक है। इधर वाला जो पोर्शन है, पश्चिम वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आप जो है पहले की अगर मैं बात करूँ 711 AD की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें ये पूरा भारत का हिस्सा हुआ करता था। जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाला जो क्षेत्र है वो पूरा भारत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। तो इस वाले जो हिस्से में यहाँ पे आपको पता है कि मुस्लिमों का शासन चलता था। 540 AD में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म होता है और वो मुस्लिम धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस वाले क्षेत्र में मुस्लिमों का वर्चस्व था। किस वाले क्षेत्र में, ईरान वाले क्षेत्र में, ठीक है, अरब वाले क्षेत्र में, क्योंकि इस वाले साइड को हम लोग अरब के नाम से जानते हैं, ठीक है। ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया, ठीक है, सीरिया जिसकी राजधानी दमश्क है। तो इस वाले क्षेत्र में मुस्लिमों का वर्चस्व था। तो फिर धीरे धीरे वो अपनी जो उनकी शासन व्यवस्था थी, या हम कह सकते हैं उनकी जो टेरिटरी थी, अब वो अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते थे। इसी दौरान वो भारत की ओर भी कूच कर गए, ठीक है, हमें भी देखेंगे इसमें। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि भारत में जो अरब आक्रमण हुए, अरब की ओर से पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम करता है। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम को ऐसा तो था नहीं कि वो सो रहा था, सपना आया कि चल भारत में आक्रमण करते हैं, वहाँ राजा दाहिर है उसको मारेंगे, वहाँ से सोना चांदी लूट कर लेके आएंगे, ऐसा तो कुछ था नहीं। कभी भी अगर कोई युद्ध होते हैं तो उसके पीछे कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक कारण था मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण करना। भारत अगर मैं बात करूँ तो उसमें सिंध पे, क्योंकि सिंध भी उसमें भारत का हिस्सा था, तो वो सिंध पे आक्रमण करता है। सिंध अभी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में पड़ता है। तो मोहम्मद बिन कासिम आखिर क्यों आया,
ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 जो मैंने आपको बताया, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी, ये तीनों आपको पढ़ने होंगे, जिसमें से आज मैं आपके लिए लेकर आया मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम पढ़ेंगे, जो अरब से था। देखो, आपको पता है कि 632 एडी में 540 ईस्वी में पैगंबर साहब का जन्म होता है, 632 एडी में उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 636 में एक पद बनाया जाता है। 636 ईस्वी में एक मुस्लिमों का एक सर्वोच्च पद बनता है, जिसको हम कहते हैं खलीफा। ठीक है, खलीफा पद का निर्माण होता है, जो मुस्लिम धर्म गुरु का सर्वोच्च पद होता है। हम कह सकते हैं वही इनके धार्मिक प्रमुख और राजनीतिक प्रमुख भी हुआ करते थे। तो अब अगर कोई जो सबसे ऊंचा पद पे कोई अगर व्यक्ति बैठा है, ठीक है, जैसे कि मुस्लिम धर्म में था, सबसे ऊंचा पद हुआ करता था आपका खलीफा, और प्रथम खलीफा थे उमर खलीफा। और ये जो खलीफा होते थे, ये राजनीतिक प्रमुख भी होते थे और धार्मिक प्रमुख भी होते थे। यानी कि अपनी प्रजातंत्र को या अपनी टेरिटरी को कैसे फैलाना है दूसरे देशों में, क्या करना है, कौन कौन डिसीजन लेगा? खलीफा। धार्मिक तौर पे मुस्लिम धर्म का क्या करना है, कौन डिसीजन लेगा? खलीफा। ठीक है, जो भी खलीफा रहे होंगे वो लेंगे, जैसे कि प्रथम खलीफा उमर खलीफा थे। तो 636 एडी में ये पद बनाया गया। अब हम आ जाते हैं 711 एडी में, यानी कि 711 ईस्वी में। 711 ईस्वी में खलीफा थे वाजिद अली। ठीक है, 711 एडी में खलीफा थे वाजिद अली। वाजिद अली कहाँ से शासन कर रहे थे? सीरिया दमश्क शासन वो कर रहे थे। सीरिया में उनका अपना राजधानी थी, सीरिया में वो शासन कर रहे थे, राजधानी थी दमश्क। उसके बाद उसी दौरान उसी समय ईरान का शासक था मंसूर हजाज। ठीक है, कहानी को समझिए। मैं यहाँ पे कभी आपको एक कहानी बताऊँगा मोहम्मद बिन कासिम को लेके, आपको वो कहानी याद रखना है। ठीक है, बाकी जो फैक्ट्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको नोट्स कर लेंगे या फिर मैं अभी समझाऊंगा एक एक करके आपको, लेकिन जो मैं कहानी बता रहा हूँ कहानी को आपको समझना है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि 711 एडी में वाजिद अली सीरिया में, जो अभी सीरिया की जो राजधानी दमश्क है, वहाँ पे उस समय के जो खलीफा थे कौन थे? वाजिद अली थे। ठीक है, उसी दौरान ईरान में एक शासक था मंसूर हजाज। ठीक है, जैसे कि अभी उनका कह सकते हैं कि एक गवर्नर था इन्हीं के अंडर में, मंसूर हजाज खलीफा के अंडर में हुआ करते थे। कोई भी डिसीजन लेना हो तो खलीफा से पूछ के लेना होता था। ठीक है, अब हमें ये बताइए आप कि अगर कोई किसी व्यक्ति के पास ये शक्ति आ जाए कि वो धार्मिक प्रमुख भी है और राजनीतिक प्रमुख भी है, ठीक है, तो उस धर्म का क्या करना है, राजनीतिक तौर पे क्या करना है, वही डिसीजन लेगा। ठीक है, तो उस वक्त क्या हुआ कि इस वाले क्षेत्र में, ये जो आपको दिख रहा है, ये पूरा जो दिख रहा है आपका, ठीक ना, ये सिंध को छोड़ के ये वाला जो पोर्शन, यहाँ पे ईरान है, ऊपर से अब ऊपर थोड़ा जाइएगा तो यहाँ पे सीरिया मिलेगा, ईरान के जस्ट नीचे इराक मिलेगा। तो इस वाले क्षेत्र में मुस्लिम धर्म का उदय होता है। ठीक है, अब उसके जो खलीफा थे वो राजनीतिक प्रमुख भी हुआ करते थे। तो मतलब कि राजनीतिक तौर पे हमें क्या करना है, ठीक है, अपने जो टेरिटरी है उसको कैसे बढ़ाना है, कैसे दूसरे देशों में लेके जाना है, वो सारा डिसीजन वही लेंगे। हुआ भी वही। वो क्या किए, वो सब जितने भी अगर हम देखें पश्चिम की ओर, ठीक है, पूर्व उत्तर की ओर, पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर, वो अपने क्षेत्र को बढ़ाते ही चले गए। इसी क्रम में वो भारत की ओर भी अपना नज़र लगा के रखते हैं और भारत में भी घुसने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम पहला आक्रमणकारी था, इससे पहले भी भारत पे आक्रमण हुए थे लेकिन वो असफल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था आपको कि जब 711 एडी में वाजिद अली खलीफा थे और ईरान का शासक था मंसूर हजाज। अब यहाँ पे आप आइए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने पूरा भारत बना रखा है। ये है श्रीलंका, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, और यहाँ पे ये वाला जो आपका पोर्शन दिख रहा है ये है सिंध। अब यहाँ पे आप कहानी समझिएगा कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण क्यों करता है। बात है 711 ईस्वी की। ठीक है, 711 ईस्वी की बात चल रही है। श्रीलंका से
जो खलीफा थे उस समय सीरिया में, वाजिद अली, उनके लिए कुछ गिफ्ट भेजा जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बनाऊँ आपको, यहाँ पे सीरिया था, ठीक है, सीरिया में उस वक्त खलीफा कौन थे? वाजिद अली। उनके लिए यहाँ से श्रीलंका से समुद्री रास्ते के थ्रू एक उपहार भेजा जा रहा था। कहाँ? सीरिया। ठीक है, ये पूरा आपका पानी से घिरा हुआ है, अरब सागर है यहाँ पे, यहाँ से भेजा जा रहा था उनको गिफ्ट। इसी दौरान क्या हुआ, ये नाव जो है, ये आपका ये जो देवल वाला क्षेत्र है, सिंध का जो देवल वाला क्षेत्र है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दिख रहा होगा, जो देवल वाला जो क्षेत्र है ये बंदरगाह हुआ करता था। और इस वाले क्षेत्र में एक ब्राह्मण साम्राज्य की शासन व्यवस्था चल रही थी, जिसके राजा थे दाहिर, राजा दाहिर, यहाँ पे वो शासन कर रहे थे। अब क्या होता है कि ये जो नाव थी, जब ये यहाँ से गुजर रही थी तो यहाँ इस बंदरगाह में, इस देवल वाले क्षेत्र में, इस नाव को लूट लिया जाता है। इसमें जो सोने चांदी जवाहरात जो भी खलीफा के लिए लेके जा रहे होते हैं उसको देने के लिए उनको लूट लिया जाता है। अब ईरान में जो खलीफा के गवर्नर थे, कौन थे? मंसूर हजाज। मंसूर हजाज को यह बात पता चल गई कि हमारे खलीफा के लिए जो गिफ्ट आ रहा था, जो उपहार भेजा जा रहा था, उसको किसी ने लूट लिया है। चूँकि ये देवल वाले क्षेत्र में लूटा गया था और देवल वाले क्षेत्र में राजा दाहिर का शासन था, तो जाहिर सी बात है कि जो मंसूर हजाज है वो राजा दाहिर को कहेगा कि भैया आप देखो, आपके क्षेत्र में ये लूटमार हुई है, कौन है पकड़ो और जो उपहार है उसको वापस करो। ठीक है, लेकिन जो राजा दाहिर था वो इसे इग्नोर कर देता है, पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है, वो इसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है। इसी समय क्या होता है कि जो मंसूर हजाज है, मंसूर हजाज मोहम्मद बिन कासिम को बोलता है कि जाओ तुम इस सिंध वाले क्षेत्र पे राजा दाहिर पे हमला करो, आक्रमण करो, क्योंकि उसने उसकी बात को पूरी तरीके से नकार दिया था। तो ऐसा नहीं था कि मोहम्मद बिन कासिम को सपना आया था, उसे बोला गया था। क्यों बोला गया था? क्योंकि ये जो जहाँ से जो गिफ्ट भेजा जा रहा था सीरिया में, उस वक्त के जो खलीफा थे उनको ये बीच में लूट लिया जाता है। कहाँ पे? देवल वाले क्षेत्र में। और देवल वाला क्षेत्र एक बंदरगाह हुआ करता था और वहाँ पे ब्राह्मण डायनेस्टी यानी कि ब्राह्मण साम्राज्य का शासन चल रहा था, जिसके राजा थे दाहिर। ये वहाँ पे लूट लिया जाता है। तब मंसूर हजाज जो है मोहम्मद बिन कासिम को, जो मात्र 17 वर्ष का एक बालक हुआ करता था, मात्र 17 वर्ष का बालक था वो, और उसे देवल वाले क्षेत्र पे आक्रमण करने के लिए भेज दिया जाता है। और ये आता भी है। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम आता है। मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ पे आता है 712 एडी में, तो सबसे पहले वो हमला करता है देवल में, जहाँ पे बोट को लूटा गया था। देवल में सिंध का जो भतीजा था, ठीक है, वो शासन कर रहा होता है, उसकी वो मृत्यु कर देता है। ठीक है, उसके बाद वो बढ़ता है निरून में। निरून में दाहिर का पुत्र शासन कर रहा होता है, उसे भी वो हरा देता है। ठीक है, लेकिन तब तक राजा दाहिर के कानों में जू तक नहीं रेंगी। उसने अभी चाहता तो वो उसको रोक सकता था, लेकिन वो इग्नोर कर दिया गया, पता नहीं क्या कारण रहा होगा। फिर निरून के बाद वो रावर गया, जहाँ पे राजा दाहिर खुद शासन कर रहा था। ठीक है, उसके बाद रावर में राजा दाहिर के साथ उसकी युद्ध होती है और राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है, राजा दाहिर हार जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, वो सिंध पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक बनता है। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, पहला अरब, क्योंकि वो अरब से था, अरब वाले क्षेत्र से आया था, तो पूछता है क्वेश्चन कि पहला अरब आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। कौन सी ईस्वी में हमला किया उसने? 712 ईस्वी में। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी पूछेगा तो भी मोहम्मद बिन कासिम बताना है आपको। ठीक है, अब जब वो राजा दाहिर को हरा देता है तो उसकी जो बीवी होती है, कौन? रानी बाई और रानी लाड़ी। ठीक है, रानी बाई तो जौहर कर लेती है, लेकिन जो रानी लाड़ी थी, कहीं बुक में लिखा हुआ है कि उसने एक मोहम्मद बिन कासिम का साथ दिया, किसी बुक में लिखा हुआ है कि उसको भी जो है वो मार दिया गया था, या जौहर भी उसने कर लिया था, उस पर हमको नहीं जाना है। लेकिन रानी बाई जौहर कर ली थी। इसके प्रमुख
पुख्ता सबूत हैं हमारे पास। जौहर आपको पता होगा ही, पद्मावती मूवी आपने देखा ही होगा, ठीक है। जौहर एक तरीके का सुसाइड होता है जिसमें महिलाएं अपने आप को आग के हवाले कर देती हैं, ठीक है। और राजा दाहिर की 2 पुत्रियां थीं, ठीक है। कौन कौन? सूर्या देवी, परमल देवी। जब मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर को हराता है तो जाहिर सी बात है उसकी पत्नी, उसकी बीवी अब उनके अंडर में आ गए, मोहम्मद बिन कासिम के अंडर में आ गए। मोहम्मद बिन कासिम खुश होता है कि मैंने राजा दाहिर को हरा दिया, और इस खुशी को जाहिर करने के लिए वो सूर्या देवी और परमल देवी, और किसी किसी बुक में लिखा हुआ है कि वो रानी लाड़ी को भी लेके जाता है कहाँ पे? खलीफा के पास, एक गिफ्ट के तौर पे, एक उपहार के तौर पे, ठीक है, कि मैं युद्ध में जीत के आया हूँ, आपने जो मुझे काम सौंपा था वो मैं कर लिया हूँ, ये लीजिए मेरी तरफ से आपके लिए उपहार। और उपहार में क्या था? सूर्या देवी और परमल देवी, दाहिर की 2 पुत्रियाँ और उनकी एक बीवी रानी लाड़ी। कहीं कहीं आपको केवल सूर्या देवी और परमल देवी भी मिलेंगे। लेकिन ये सूर्या देवी और परमल देवी बहुत चालाक थी। जब इसने सूर्या देवी और परमल देवी को लेके राजा दाहिर के पास गया तो खलीफा के पास गया तो खलीफा के पास इन दोनों लड़कियों ने कहा कि भाई साहब, आपके जो मोहम्मद बिन कासिम साहब जो हैं वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, ठीक है। खलीफा को आता है गुस्सा, वो सोचता है कि मेरे लिए लाया हुआ उपहार कोई किसी और कैसे कोई यूज़ कर सकता है, ठीक है, ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है। इस दौरान क्या होता है कि खलीफा जो है मोहम्मद बिन कासिम को मरवा देता है। तो इस तरीके से फिर सूर्या देवी और परमल देवी बोलती हैं कि यार मैंने तो झूठ बोला था, ठीक है। तो फिर इस तरीके से क्या होता है कि सूर्या देवी और परमल देवी अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए और दिमाग का यूज़ करते हुए अपने सतीत्व की रक्षा करती हैं और अपने पिताजी का वो बदला भी ले लेती हैं। फिर इसके बाद इन दोनों को जाहिर सी बात है मरवा ही दिया गया होगा, ठीक है। तो ये आपका मोहम्मद बिन कासिम का किस्सा यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। क्या क्या मैंने आपको बताया? श्रीलंका से गिफ्ट भेजा जा रहा था खलीफा को, देवल वाले क्षेत्र में लूट लिया जाता है। इसी दौरान मंसूर हजाज मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण करने के लिए भेजता है देवल वाले क्षेत्र में कि जाओ राजा दाहिर को सबक सिखाओ कि उसने मेरा बात क्यों नहीं माना। मोहम्मद बिन कासिम जो 17 वर्ष का बालक था वो आता है, उनके पुत्र, उसके भतीजा और खुद राजा दाहिर को हराता है। उनकी दोनों पुत्रियां को लेकर वो खलीफा के पास जाता है और उनकी दोनों पुत्रियां अपने दिमाग का यूज़ करके या कह सकते हो कि बहुत चालाकी से अपने पिताजी का बदला वो ले लेती हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम का चैप्टर यहाँ पे समाप्त, ठीक है। अब हमें कुछ की पॉइंट्स आप याद रखने हैं। की पॉइंट्स क्या याद रखने हैं आपको? राजा दाहिर के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो मैंने आपको बढ़िया से कहानी बताया एक मूवी की तरीके से, मूवी जैसा, ये कहानी हमको मिला कहाँ, हमने पढ़ा कहाँ इसको? तो ये हमने पढ़ा था चचनामा बुक में, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर जब अरब यहाँ पे आक्रमण करके गए तो उनका प्रभाव क्या रहा हमारे भारत पे, तो उनके हम कुछ प्रभाव भी देखेंगे कि उनका इम्पैक्ट क्या रहा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। राजा दाहिर के बारे में देखते हैं। तो राजा दाहिर के पिता का नाम था चच, ये ब्राह्मण डायनेस्टी से थे और ये ब्राह्मण डायनेस्टी का अंतिम शासक हुआ राजा दाहिर। जब राजा दाहिर की मृत्यु हुई तो उसके साथ ही ब्राह्मण डायनेस्टी का भी अंत हो गया, ठीक है। तो राजा दाहिर कौन से डायनेस्टी से थे, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ब्राह्मण डायनेस्टी से थे। उनके पिता का नाम था चच, उनकी पत्नी का नाम था रानी बाई और एक दूसरी पत्नी का नाम था रानी लाड़ी, ठीक। पुत्र का नाम था जय और पुत्री का नाम था सूर्या देवी और परमल देवी। उसके बाद हम मोहम्मद बिन कासिम के पास आते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके हर एक पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ठीक है। प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा सफल, इसका मतलब ये हुआ कि पहले भी आक्रमण हुए थे भारत पे लेकिन वो सफल नहीं हुआ था, ठीक है। पहले भी आक्रमण भारत पे हुए थे लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक था, पहला अरब आक्रमणकारी था जो भारत पर सफल आक्रमण करता है और यहाँ पे सिंध वाले क्षेत्र में वो आक्रमण करता है, ठीक है। तो पूछता है क्वेश्चन कि भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन? मोहम्मद बिन कासिम। पहला अरब आक्रमण कौन? मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद इसने कहाँ पे आक्रमण किया? तो ये इसने सिंध पे आक्रमण किया था, तो सिंध पर आक्रमण किया। जब इसने सिंध पर आक्रमण किया तो उस वक्त वहाँ के राजा कौन थे? राजा दाहिर।
किस डायनेस्टी से थे, किस वंशज से थे, ब्राह्मण डायनेस्टी से थे। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से बिलोंग करता था, अरब से बिलोंग करता था, अरब वाले क्षेत्र से वो आया था, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो मैंने पूरा कहानी पढ़ा अभी बताया आपको, सॉरी पढ़ा नहीं बताया, तो वो कहानी हमें कहाँ पे मिलता है, इसके सोर्सेस क्या हैं। कहीं भी अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उससे कुछ सोर्सेस होते हैं, तो उन सोर्सेस के बारे में, सोर्सेस का आपको पता होना चाहिए कि स्रोत आखिर हमें वो मिला कहाँ से। तो ये जो पूरा आपका जो कहानी है ये चचनामा बुक एक लिखी गई थी, ठीक है, अरबी भाषा में, जो अली अहमद जी ने लिखा हुआ था, उस बुक में हमें मिलती है। पूरा इसका विस्तृत रूप से वर्णन उसमें किया हुआ है कि कैसे मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है, यहाँ से धन संपदा को लूट कर लेके जाता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि वो भारत पर राज नहीं करता है, वो सिंध वाले क्षेत्र में आक्रमण करके वापस चला जाता है। वो यहाँ पे ऐसा नहीं कि अपना सत्ता धारण करता है, यहाँ पे अपनी जो है राजधानी स्थापित करके यहाँ से शासन व्यवस्था चलाना स्टार्ट करता है, ऐसा कुछ नहीं था। वो आक्रमण करके वापस चला जाता है। तो इस जो पूरा ये जो कहानी है ये हमें मिलती है चचनामा बुक में, ठीक है। चचनामा बुक किसके ऊपर लिखी गई है, तो ब्राह्मण डायनेस्टी के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। और इसी दौरान उसमें यह भी बताया गया कि मोहम्मद बिन कासिम कैसे भारत में आता है और राजा दाहिर को हराता है। स्रोत हमने बताया कि अरब आक्रमण का स्रोत हमें इस बुक से मिलती है, चचनामा बुक से मिलती है, ठीक है। लेखक कौन थे चचनामा बुक के, अली अहमद, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चचनामा बुक के लेखक कौन थे, अली अहमद। और ये अरब लैंग्वेज में लिखा गया था, अरबी में लिखा गया था, अरेबिक में लिखा गया था, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चचनामा बुक अरबी भाषा में लिखा गया था, इसका फारसी में भी अनुवाद किया गया था, ठीक है। फारसी में अनुवाद करने वाले थे वफ्र सूफी। वफ्र सूफी नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन याद रखना है आपको। वफ्र सूफी पारसी में इसका अनुवाद किया, किस बुक का, चचनामा का। अच्छा, जब अरब आक्रमण यहाँ पे करके गए तो कुछ उसके इम्पैक्ट भी यहाँ पे पड़ गए, कुछ प्रभाव हमारे वो ऊपर छोड़ के गए। क्या प्रभाव छोड़ के गए, आपको पता है कि ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरा रेगिस्तान है, ठीक है। सीरिया, ईरान, इराक, यहाँ पे जो है आपका, हम अपने भारत की ओर देखेंगे तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, और इधर वाले में भी पूरे वो रेगिस्तान वाला क्षेत्र होता है, अरब वाला क्षेत्र पूरा रेगिस्तान होता है। तो रेगिस्तान में क्या होते हैं, ऊँट होते हैं, वहाँ पे खजूर की खेती की जाती है, वहाँ पे तो आम और अंगूर की तो खेती होएगी नहीं, ठीक है। तो जब ये भारत में आए ना, तो भारत में अपने साथ वो ऊँट भी लेके आए और खजूर की कैसे खेती होती है वो भी उन्होंने करना सिखाया भारतीयों को, ठीक है। तो भारत पे उनका प्रभाव क्या रहा कि वो ऊँट पालन करना सिखाए, ठीक है। उसके बाद खजूर की खेती करना सिखाएं। खजूर का जो हमारे यहाँ पहले होता नहीं था, तो वो खजूर यहाँ पे लगा हुआ के चले गए, या हम कह सकते हैं कि हमने उनसे सीखा खजूर के बारे में, लगाना कैसे है, उसे खाना कैसे है, क्या करना है उसका, ऊँट के बारे में। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर का, या हम कह सकते हैं कि इस पूरे लेक्चर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम जब भारत में आया था तो उसने एक टैक्स लगाया था, ठीक है। और उस टैक्स का नाम था जजिया टैक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसने भारत के लोगों पे एक जजिया टैक्स लगाया था, ठीक। दूसरा, ये जो टैक्स था ये नॉन मुस्लिम पे था, गैर मुसलमानों पे था, ठीक है, नॉन मुस्लिम्स पे, यानी कि जो मुस्लिम नहीं थे उन पे ये टैक्स था, ठीक है। एक तरीके का हम कह सकते हैं कि ये भेदभाव वाला सिस्टम था कि जो मुस्लिम है उन पे नहीं लगाना है, जो गैर मुस्लिम है उन पे लगाना है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एसएससी से लेकर यूपीएससी तक के एग्जाम में पूछा गया है कि जजिया टैक्स किन पर लगाया जाता था, तो नॉन मुस्लिम्स पे, गैर मुसलमानों पे लगाया जाता था, ठीक है। और ये भारत पे लगाया जाने वाला पहला टैक्स था, किनके द्वारा लगाया गया था, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। फिर हम जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इस टैक्स को हटा दिया जाता है, और कौन हटाता है ये हम आगे देखेंगे। तो ये जो है मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। मैंने कहानी के माध्यम से आपको समझाया, ठीक है, मैप के माध्यम से आपको समझाया, की पॉइंट्स जो इतने भी बन सकते थे मैंने यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से लिख के समझाया है, ठीक है। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है लेकिन फिर भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, आपको समझ में आया होगा। तो यही था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको। इसके बाद हम लेके आएंगे मोहम्मद गजनवी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आक्रमण किए थे। पहला मोहम्मद बिन कासिम, जिनके बारे में आज हमने पढ़ लिया। दूसरा, इसके बाद जो आएंगे मोहम्मद गजनी, वो अफ़गानिस्तान से आएंगे वो, ठीक है, वो अरब से नहीं, वो तुर्क से आते हैं, ये अरब से आए थे।
अब जो इसके बाद आएगा मुसलमान तो वो होगा, लेकिन वो कहाँ से आएगा, वो तुर्क से आएगा। ठीक है, तो दूसरा पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो तुर्क से आएगा, कौन आएगा, मोहम्मद गजनी। उसके बाद मोहम्मद गौरी। आपको कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझा दूंगा। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि भारत में 3 मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण, जिसका पहला आक्रमणकारी होगा मोहम्मद गजनी और दूसरा होगा मोहम्मद गौरी। तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।